कंटिन्यू और चैप्टर मेटल इन आवर सराउंडिंग्स। इसके पहले हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। नो लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम और से दोनों डिफरेंट से, उसको हम कह रहे थे सॉलिड स्टेट। बात करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। मैटर का वो स्टेट कहलाएगा लिक्विड स्टेट। The state of matter, the state of matter in which volume of the substance, volume of the substance is definite but say indefinite is called liquid state. ठीक? The state of matter in which volume of the substance is definite but shape indefinite is called liquid state. जैसे आप समझिए कि अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया, उस वाटर को किसी भी बर्तन में डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गिलास में लिया या किसी कंटेनर में लिया, तो अगर हम गिलास में लेते हैं तो गिलास के शेप को ले लेगा, कवर कर लेगा। अगर उसको हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर को शेप, कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम तो उसका उतना ही है। 1 लीटर में वाटर लिया था, गिलास में भी उसका वॉल्यूम 1 ही लीटर है, और जब किसी कंटेनर में डाला तो वहां भी उसका वॉल्यूम जो है 1 ही लीटर है। लेकिन शेप जो है, बर्तन का शेप बदला, वेसल का शेप बदला, तो उसका शेप बदल रहा है। Therefore, this state of matter is called liquid state. Now, we will study the properties of liquid state. Properties of liquid state. क्या प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट की? तो हमने इसके पहले कहा था कि सारी चीज जो है डिपेंड करती है पार्टिकल के। जो पार्टिकल है किसी सबस्टेंस के, उस पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उसी पर इस अलग अलग जो स्टेट है इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसे देखिए, इसके पहले जो हमने सॉलिड स्टेट दिखाया था, तो जरा सॉलिड में देखिए, सॉलिड में जो पार्टिकल तो क्लोजली पैक्ड थे, इनकी जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो काफी कम यानी मिनिमम था, और पार्टिकल थे क्लोजली पैक्ड थे। इन कंपेयर टू सॉलिड, अगर हम लिक्विड को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड के कंपेरिजन में ज्यादा है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है कि
इनकी भी जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। इन लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटर देन सॉलिड। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ा तो इनकी भी जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा हुआ तो इसके बीच इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम, और यू कैन से इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, बट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। जैसे जैसे पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा वो कम होता चला जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है यहां पर कि इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल स्पेस in liquid is greater than solid। ठीक, सॉलिड तो देखिए इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम है, और इसके कंपैरिजन अगर यहां देखा जाए तो लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस जो है अगर वो बढ़ा तो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आई सेकंड, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स in liquid is less than solid। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ा तो इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया, और अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल आसानी से मूव करेंगे, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जिस एनर्जी से कोई पार्टिकल मूव करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ये हुआ कि अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये आसानी से मूव करेंगे, यानी इनके अंदर फ्लूइडिटी आ जाएगी, जो कि सॉलिड में था, सॉलिड में फ्लूइडिटी थी नहीं, क्योंकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम था। यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये कौन सा फैक्टर शो करेंगे, फ्लूइडिटी। ये देखिए, तो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी of liquid particle is greater than solid। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? फिर से देखिए एक बार, अगर हम लिक्विड के पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो इनके बीच इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल और दूर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल दूर जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, सॉलिड में मॉलिक्यूल से एटम जो थे वो काफी पास थे, इसलिए काफी डेंसिटी ज्यादा थी। यहाँ पर पार्टिकल दूर जा रहा है, अगर दूर जा रहा है तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको हम ग्रेस कर देते हैं। The fourth property of liquid, density
is less than solid. बात सुन रहे हैं? फिर से रिवाइज कर देते इसको, ध्यान से देखिए इसको। इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ा तो इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। अगर पार्टिकल दूर दूर हैं, कम डेंस हैं, तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है? कम है। बात समझ में? देयर आर फोर प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम ग्रेटर देन सॉलिड, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स लेस देन सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड, डेंसिटी लेस देन सॉलिड। ओके, now we will discuss third state of matter, that is called gaseous state. Gaseous state. अगर गैसेस स्टेट की बात करें तो जैसा कि सॉलिड में था कि मैटर का वो स्टेट जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट हैं वो सॉलिड स्टेट है। मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम तो डिफरेंट है लेकिन शेप डिफरेंट ना हो वो कहलाएगा लिक्विड स्टेट। मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों इंडिफरेंट हो जाए, that state of matter is called gaseous state. That state of matter in which volume and shape of the substance both are indefinite is called gaseous state. Okay? The state of matter in which volume and shape of the substance, volume and shape both are indefinite is called gaseous state. मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों इंडेफिनिट हो वो कहलाता है गैसेस स्टेट। जैसे किसी गैस को ले लीजिए आप, तो गैस सपोज कीजिए हमने 1 लीटर गैस दी, तो गैस का जो वॉल्यूम है जिस भी कंटेनर भरेंगे, जिस भी कंटेनर को डाला जाएगा उसका वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स है कम है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, इधर उधर भागते रहेंगे। तो जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उसके शेप को भी कवर कर लेंगे और जितना उस कंटेनर का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भी वो कवर कर लेंगे। अगर कंटेनर 1 लीटर का है और गैस को आपने लिया तो कंटेनर गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 1 लीटर हो जाएगा। उसी गैस को अगर आपने 2 लीटर कंटेनर डाला तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। तो जैसे जैसे किसी बर्तन का, किसी कंटेनर का, किसी वेसल का शेप बदलता जाएगा उसका शेप भी बदलेगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो मैटर का वो स्टेट जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों इंडेफिनिट हो वो कहलाएगा आपका गैस स्टेट। आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, जैसा कि हमने कहा गैसेस मॉलिक्यूल
कि बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो देखने में बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस इन गैसेस मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। इंटर पार्टिकल स्पेस is maximum. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होगा तो वहां पर उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, इंटर पार्टिकल attraction force is minimum. क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर लगातार कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं। इसका मायने ये हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी इज द थर्ड प्रॉपर्टी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर हैं, इनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि कम डेंस है, बहुत कम डेंस है। अगर बहुत कम डेंस है तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। देयर फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी इज मिनिमम। गैसेस पार्टिकल देखा जाएगा तो गैसेस पार्टिकल में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हमने लिखा इंटर पार्टिकल स्पेस इन मैक्सिमम। और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा, तो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स वो कम होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम है तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वो मिनिमम होगा। यहाँ लिखा हमने इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम। और अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है रैंडमली जो है इधर उधर कंटिन्यू करता रहेगा। तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। क्योंकि मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है, कम डेंस है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बात समझ आई ना? ये थे मैटर के 3 फंडामेंटल स्टेट। तो हम बात करते हैं कि मैटर का स्टेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं, एक स्टेट से मैटर दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है, हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से चेंज हो जाए। अब जरा देखिए, तुम्हारे पास 2 कंडीशन है, एक है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। There are 2 factors which is used to change the state of matter, that is called pressure and temperature. प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके, अधिक करके आप किसी मैटर के स्टेट को आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो there are 2 factors which is responsible for changing the state of matter, that is called temperature and pressure. There are 2 factors. There are 2 factors
which is used to change the state of matter, the state of matter. Okay, there are two factors which is used to change the state of matter. First factor, that is called temperature. And second factor, that is called pressure. ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसको हम चेंज करके मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर कैसे यूज होंगे उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पर ये देख लेते हैं कि मैटर एक स्टेट से कैसे दूसरे स्टेट में चेंज होता है और वो क्या कहलाता है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अगर इस सॉलिड को हम चेंज करते हैं लिक्विड में, दिस इज लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड लिक्विड से चेंज हो, सॉलिड स्टेट या सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, दिस प्रोसेस का फ्यूजन। थोड़ा हम यहाँ पे इन रास्ता को दिखा दो, यहां देखिए ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड को हम चेंज करते हैं लिक्विड में। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। लिक्विड से गैस, अगर मैटर के लिक्विड स्टेट को आप गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं, लिक्विड स्टेट को अगर आप गैसीय स्टेट में चेंज करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा वेपोराइजेशन। गैस को फिर हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो दिस प्रोसेस का कंडेंसेशन। लिक्विड को फिर अगर हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो दिस प्रोसेस का सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, फ्यूजन, लिक्विड से गैस बना, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। गैस फिर लिक्विड में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दीबाजी होती है, बहुत जल्दी से ये चाहते हैं कि हम जो सीधे जो है लिक्विड स्टेट में आने की बजाय जो है सीधे हम गैसीय स्टेट में चले जाएं। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में आना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं, बहुत जल्दीबाजी होती है, वो सीधे सॉलिड से गैस स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर कोई सॉलिड जो है सीधे अगर यहां से गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, या गैस जो है सीधे डायरेक्ट अगर सॉलिड स्टेट में चेंज हो रही है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बात समझ में आई? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। लिक्विड गैस में चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। गैस फिर लिक्विड में चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लिक्विड को अगर आप सॉलिड में चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। और अगर लिक्विड जो है सॉलिड जो है सीधे गैस में चेंज हो रहा है,
विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, अगर वो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है और गैस सीधे गैसियस फॉर्म से सॉलिड में चेंज हो रही है, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बात समझ आ रही है? आइए अब इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक, तो अभी जो हम इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सारे जो इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, ये सारे इंटर कन्वर्जन जो है वो अप्लाई होते हैं बाय द यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे? पहले बात करते हैं टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट, सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड। अगर किसी सॉलिड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। Melting is a process in which solid converted into liquid. Melting is a process in which solid converts into liquid. मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। हर सॉलिड का अलग अलग टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं हर सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। हर सॉलिड का अलग अलग टेम्परेचर होगा, हर सॉलिड जो है अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता होगा। तो किस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो प्रश्न ये उठा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? जैसा हमने कहा, ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास लिक्विड की पार्टिकल्स हैं। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में इसके पहले पढ़ा था कि हमने देखा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम था। इसके कंपैरिजन में लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो था वो अधिक था, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। बात वही यहां करते हैं, जब हम किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल मूव करेगा, और पार्टिकल अगर मूव करेगा तो पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज करेगा। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज किया तो आपका जो सॉलिड जो है वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से जरा समझिए। सॉलिड, हर सॉलिड का अपना एक टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड को जब हम देखें तो सॉलिड में हम देख रहे हैं कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम है। इसके कंपैरिजन जो लिक्विड की पार्टिकल्स हैं वहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, बाहर से हीट एनर्जी देते हैं, अगर हीट एनर्जी देंगे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी अगर सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करती है तो सॉलिड के पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे। अगर मूव करेंगे तो उनके बीच जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो बढ़ने लगेगा। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर बढ़ेगा तो सॉलिड जो है वो किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। मेरी बात समझ आई? अब तो
जिसमें कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। लेकिन मेल्टिंग अगर हमको करना है तो हर सब्सटेंस का, हर सॉलिड सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर मेल्ट होता है। तो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अगर सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन हर सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ये नहीं कि कोई भी सॉलिड किसी टेम्परेचर मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं। तो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which solid converts into liquid at atmospheric pressure is called melting point. Okay. The temperature at which solid converts into liquid at atmospheric pressure is called melting point. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक ना? ये बात गलत है कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस होल प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन, बट इट इज आल्सो कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच solid convert into liquid is called melting. Melting point जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब बात करते हैं, ये तो हम बात कर रहे थे कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो लिक्विड बना वो गैसेस फॉर्म में कैसे आएगा? Second, liquid to gas. लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उससे बात करते हैं। अगर लिक्विड गैस में चेंज होती है तो होल प्रोसेस का वेपराइजेशन। लेकिन इट इज आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग बॉइलिंग क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी बॉइलिंग द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है गैसेस फेज में चेंज जाता है, लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। द प्रोसेस in which liquid converts into gas is called boiling. The process in which liquid converts into gas is called boiling. वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस फेज में, वेपर फेज में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग। और ये बॉइलिंग जो प्रोसेस है इट इज आल्सो कॉल्ड
वेपराइजेशन। अगर किसी भी चीज को आप बॉयल करेंगे तो वेपर में चेंज होगा, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन ये दी जाती है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होने लगे, लिक्विड बॉयल करने लगता है, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बट इट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन। अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ अर्थ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, जब हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर गया हाई अल्टीट्यूड पे, सपोज कीजिए वहां जाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आप क्या कहेंगे, क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 या 90? तो ये कहना है कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज ये हमारे पास एक लिक्विड है, इसको हीट करना है, हीट करना। ये जो लिक्विड है ओपन बेसन में रखा गया है। अगर ओपन बेसन में रखा गया है तो इसके ऊपर ये प्रेशर भी काम करना है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm और 760 mmHg और यू कैन से 1 एटमॉस्फेयर। इतना प्रेशर आपकी बॉडी में भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जितने भी सबस्टेंस हैं, हर सबस्टेंस पे इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम किसी लिक्विड को ओपन बेसन में अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है, और जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, और वेपर का जो प्रेशर है वो ऊपर की ओर जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ध्यान दीजिए, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अगर ये प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ये प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। जैसे देखिए, जैसे सब हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पर जैसे ऊपर जाएंगे ये प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। अगर ये प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा तो वाटर को बॉयल करने के लिए इधर से हमको प्रेशर कम लगाना होगा। अगर प्रेशर कम लगाना होगा तो हमारा वाटर जो है कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो इस प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ये इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ये प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of that particular liquid. मेरी बात समझ आ रही? यही कारण है कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि हमारे पास 2 बर्तन है, अगर एक यहां बर्तन ले लें, यहां देखिए ये क्लोज बेसन, यहां पे हीट करना है, इसको हीट एनर्जी सप्लाई करना है। किसी ने ये पूछा कि हमने 2 बर्तन लिए, वाटर का अमाउंट दोनों में इक्वल है, जितना अमाउंट यहां पे वाटर का उतनी अमाउंट हमने यहां भी, किसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्लोज बेसन में कि ओपन बेसन में? तो हमेशा ध्यान रखिए, ओपन बेसन में बॉइलिंग पॉइंट जो है हमेशा कम होता है, और क्लोज बेसन पानी जो है वो देर से बॉइल होता है। अगर क्लोज बेसन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें, टेम्परेचर देखें, तो जैसे मान लीजिए यहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर
वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा ये वाटर का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जहां पर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए वही बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर प्रेशर में क्या होगा, अगर वाटर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल कर रहा है तो यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, कभी कम नहीं हो सकता। क्लोज वेसल में पानी देर से बॉइल होता है और ओपन वेसल में पानी जो है वो जल्दी बॉइल हो जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? What is the definition of boiling point? The temperature at which vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. Okay? The temperature at which vapor pressure of any liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर जो है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब जैसे जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वही बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चलेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट नोट करके लिख देते हैं इसको। बॉइलिंग पॉइंट increases with the increase of atmospheric pressure. With the increase of atmospheric pressure. तो बात समझ आ गई आपको? जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा? जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो कम होता जाएगा। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का या वाटर का कम होता जाएगा। ठीक ना? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं लिक्विड। अब हम बात करते हैं, देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे जैसे हमने ये दिखाया था, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, आपने इसको हीट किया, हीटअप किया तो इसके हीट किया
पार्टिकल के बीच का इसको और हीट किया, तो लिक्विड जो सॉलिड जो था वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप हीट करेंगे जो पार्टिकल है इसकी हीट एनर्जी, इसको जो हीट एनर्जी मिलेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, मूव करना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे तो इनकी बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस अगर बढ़ गया तो ये लिक्विड फेज में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर लिक्विड को आप गर्म करना है तो इनकी जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करेगी तो ये और दूर दूर जाएंगे, इनकी बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर और ज्यादा हो गया तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरह से हीट करके हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन, और इसको लिक्विड को अगर आप गैस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, गैस टू लिक्विड। अब हम गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे। जैसा कि हमने देखा सारा खेल, ये सॉलिड के पार्टिकल थे, इसको जो आपने हीटअप किया तो इनकी बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसको आपने हीट किया तो जो इसकी बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस था ये और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर और ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ये गैसेस फॉर्म होगा। दिस इज सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। आपने जो सॉलिड को हीट किया, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। जब पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो इनकी बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस वो बढ़ जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो है और ज्यादा मूव करना शुरू करेंगे। अगर ये और ज्यादा मूव करना शुरू करेंगे तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये सॉलिड लिक्विड से किस फेज में आ जाएंगे, गैसेस फेज में आ जाएंगे। अब अगर हमको गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमने इसके पहले क्या किया था, जब लिक्विड को गैस में चेंज किया था तो हमने इसको एनर्जी दी थी, और जब एनर्जी दी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो ये इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ा, ये गैसेस फॉर्म में आ गए। और जब गैस को हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसकी एनर्जी को हम कम करेंगे। कम करने के लिए क्या करेंगे, इनको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और जब ठंडा करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल पास पास आएंगे। अगर पास पास आएंगे तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होगा। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने देखिए, जो आप देखते हैं अगर आप कोई पानी बॉयल हो रहा है तो पानी जो जिस प्रेशर बॉयल हो रहा है उस प्रेशर पर अगर आपने ढक्कन रखा हुआ है, कोई लीड रखी है, उस ढक्कन को हटाकर देखिए तो आपको देखेंगे ढक्कन का जो इनर सरफेस है उस पर आपको पानी की बूंद नजर आएगी। क्यों बूंद नजर आएगी? जहां पानी गर्म हो रहा था वहां पानी गर्म था, जब वो ऊपर गया तो थोड़ा ठंडा हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कंडेंस होगा, जब कंडेंस होगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपने जब लिक्विड को गर्म किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया, ये लिक्विड से गैस फेज में आ गया। अब अगर गैस को लिक्विड में कम करना है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हमको इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना होगा। कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। जब कूल करेंगे तो इन जो पार्टिकल है, गैसेस जो पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी।
और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम हो जाएगा। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगा तो किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है कंडेंसेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। And this, the process in which liquid gas converts into liquid on cooling is called condensation. The process in which gas converts into liquid on cooling is called condensation. जब आप कूल करेंगे किसी भी गैस को तो जो गैस के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर कम हो जाएगा तो किस स्टेट में आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक 4, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड, अगर आप लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। The process in which liquid converts into solid is called solidification. The process in which liquid converts into solid is called solidification. बात वही। अब हमारे पास ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हम यहां दिख रहा है, तो लिक्विड के पार्टिकल में देखा है कि इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे। हम ये करेंगे कि इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेंगे। अगर डिक्रीज करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल पास पास आएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। बात समझाई? The process in which liquid converts into solid on cooling is called solidification. अगर किसी लिक्विड को आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इसके लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। क्यों पास पास आ जाएंगे? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी ये पास पास आएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो ये क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, और जब क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे? सॉलिड फॉर्म में। And the whole process is called solidification. Okay? No. Next topic I will discuss in next